हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पुरुष में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलकर एपिडिडाइमिस में जाता है, फिर वहां से वो इजैक्युलेटरी डक्ट में जाता है जहां सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा और स्पर्म सीमेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सीमेन यूरिथ्रा से होकर बॉडी के बाहर निकलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म बनने की प्रक्रिया। तो हम लोग जानेंगे कि टेस्टिस में स्पर्म किस प्रकार बनता है और इस दौरान कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, वो हार्मोन किस तरह से काम करेगा जो कि स्पर्म को बनने में हेल्प करता है, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को भी समझेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है गेमेटोजेनेसिस, और मेन गेमेटोजेनेसिस में हम लोग आज बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पर, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर। तो यहां लिखा हुआ है कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। गेमेट्स बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। पुरुष के टेस्टिस में मेल गेमेट या स्पर्म का निर्माण होता है, स्त्री की ओवरी में फीमेल गेमेट या ओवम का निर्माण होता है। चाहे मेल गेमेट बने चाहे फीमेल गेमेट बने, गेमेट बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब है गेमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया ही कहलाता है गेमेटोजेनेसिस। अब चूंकि गेमेट दो प्रकार का होगा, एक होगा मेल गेमेट या स्पर्म, दूसरा होगा फीमेल गेमेट या ओवम, इसलिए इस गेमेटोजेनेसिस को भी बांट दिया गया है दो भागों में। एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो गया oogenesis। मेल गेमेट या स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गेमेट या ओवम बनने की प्रक्रिया कहलाता है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म बनने की प्रक्रिया किसमें संपन्न होगा, मेल बॉडी में संपन्न होगा, टेस्टिस में संपन्न होगा। और oogenesis का मतलब है ओवम बनने की प्रक्रिया किसमें संपन्न होगा, फीमेल बॉडी में ओवरी में संपन्न होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनने की प्रक्रिया। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्म्स बनने की प्रक्रिया, और oogenesis का मतलब है ओवम बनने की प्रक्रिया, ओवम बनने की प्रक्रिया। तो अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, और जब वो पूरा हो जाएगा, उम्मीद है कि 2 लेक्चर उसमें लगेगा, इसके बाद फिर हम लोग oogenesis पर भी बात करेंगे। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो स्पर्म कहां बनेगा, पुरुष के टेस्टिस में बनता है। ऐसा करते हैं, पीछे का 2 पेज हम लोग देखते हैं, एक स्लाइड हम लोग देखते हैं जिसमें जो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर का वहां फिगर बना हुआ है। वह हम लोग जानेंगे कि जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया वो क्या होता है, सर्टुली सेल क्या होता है, लेडिक सेल क्या होता है, एक बार देख लेते हैं तो फिर हम लोग आगे का टॉपिक अभी पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को एक बार देखिए ठीक से। ये है एक टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बहुत सारा महीन कुंडलित नली पाया जाता है। इस नली को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो महीन महीन नली है ना इसमें रेड कलर से, इस नली को क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत सारा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है।
टेस्टिस के अंदर ये जो महीन महीन कुंडली नली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी में बनेगा स्पर्म। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टीएस को काट करके हम लोग देखे थे, और उसके दीवार में क्या कुछ होता है वो भी हम लोग देखे थे। उस फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं, यही है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक नली है टेस्टिस के अंदर का, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहां से इसको हम कट किए थे और इसको माइक्रोस्कोप से देखे तो हमको पता चला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार है, इसकी दीवार में हमको दो प्रकार का सेल्स दिखाई पड़ता है। छोटा छोटा जो सेल है ये कहलाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। लंबा लंबा जो सेल है ये कहलाता है सर्टोली सेल या नर्स सेल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार है, इसके बाहर भी कुछ कुछ सेल्स पड़ा रहता है, और इस सेल को कहते हैं लिडिग सेल। लिडिग सेल्स बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लिडिग सेल बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन के प्रभाव से ये मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया विभाजन करेगा और बनाता है नया नया स्पर्म। नए नए स्पर्म को भोजन की आवश्यकता होती है, और वो नया स्पर्म भोजन प्राप्त करता है किससे? सर्टोली सेल से। जब नया स्पर्म बनेगा तो उसमें टेल यानी कि पूंछ नहीं होता है, और जब सर्टोली सेल उस स्पर्म को भोजन प्रदान करेगा तो स्पर्म में टेल हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वो स्पर्म मूव कर सकता है, गति कर सकता है। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में क्या है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। यही विभाजन करके बनाता है स्पर्म। तो जैसे भी यहां पर इस तरह से कि मतलब मियोसिस कर लिया डायरेक्ट और यहां स्पर्म बन गया, इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि स्पर्म बनने का रियल प्रोसेस क्या होता है। बस आप अभी जान लीजिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का दीवार है, इसमें पाया जाता है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, और इसकी दीवार के बाहर में होता है क्या? लिडिग सेल, जो बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब अभी के पेज पर आते हैं। तो एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझना है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? यहां लिखा हुआ है, मेल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया प्यूबर्टी स्टेज यानी कि लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में प्रारंभ होती है और जीवन भर चलता रहता है। लड़कों में जब स्पर्म बनना शुरू होता है तो प्यूबर्टी स्टेज में, यानी कि जब कोई लड़का अपने 13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में होगा तो उसी बीच में स्पर्म बनना शुरू होता है, और स्पर्म लगातार बनते रहता है, हर रोज बनता है, जीवन भर बनता है। ऐसा पाया गया है कि 70-75 वर्ष के यानी कि बुढ़ापे तक 70-75 वर्ष के ओल्ड व्यक्ति में भी स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। और 70-75 साल तक में तो लोग मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि पुरुष में जीवन भर स्पर्म बनता है, लेकिन स्त्री में ऐसा नहीं होता है। स्त्री में ओवम का जो मैच्योर ओवम जब बनता है तो ओवम बनने की प्रक्रिया यानी मैच्योर होने की प्रक्रिया शुरू होती है फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज में, यानी कि 10 से 13 वर्ष के बीच में, और हर महीने एक एक ओवम रिलीज होते जाएगा। लेकिन जब स्त्री का उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच का होता है तो उस दौरान उसमें अस्थायी रूप से मेस्ट्रोसाइकिल बंद हो जाएगा, यानी कि ओवम बनना बंद हो जाता है। तो स्त्री में अधिकतम 50 वर्ष तक ओवम बनेगा। किसी किसी स्त्री में देखा जाता है कि 55 वर्ष तक भी ओवम बनता है, लेकिन जनरली 50 वर्ष तक में ओवम बनना फिर बंद हो जाए, उसके बाद फिर ओवम नहीं बनेगा। लेकिन पुरुष में जीवन भर स्पर्म बनता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है? स्पर्मेटोजेनेसिस 4 चरणों में संपन्न होता है, मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है ना। स्पर्म बनने की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। वो 4 चरण क्या है? तो पहला होता है
पहला होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज और चौथा होता है स्पर्मियोजेनेसिस फेज। अब ये सब अवस्था क्या है, बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ये पेज थोड़ा मेरे लिए छोटा हो सकता है, बहुत कुछ हमको अभी लिखना है यहाँ, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा राइटिंग में हम लिखेंगे। ये है मेल जर्म सेल, ये है मेल जर्म सेल, या इसी को हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। एक को हम स्पर्मेटोगोनियम कह सकते हैं, ठीक है ना, एक पीस है तो स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे, एक से ज्यादा होगा तो स्पर्मेटोगोनिया कह देंगे। ये होता है डिप्लॉइड 2n, जिसमें क्रोमोसोम होगा कितना 46। मनुष्य के डिप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम होता है 46 होता है। यही है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। कहां पर होगा, मेल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में। अभी जो हम लोग फिगर देख रहे थे कि टेस्टिस के अंदर जो वो महीन नली होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी दीवार में दो तरह का सेल पाया गया था। कौन कौन, छोटा वाला मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, लंबा लंबा सर्टोली सेल, दीवार के बाहर में था लिडिक सेल, था ना। तो यही है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम कितना होगा 46। अब इसी में कई तरीके से विभाजन होगा और स्पर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले ये जो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें कई बार माइटोसिस विभाजन होता है, इसमें कई बार माइटोसिस कोशिका विभाजन होगा, माइटोसिस कोशिका विभाजन होगा। जैसे पहली बार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो ये विभाजन करके बना लिया 2 सेल। अब ये जो 2 सेल बना, ये दोनों सेल कहलाएगा स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों कहलाएगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, ये कहला गया स्पर्मेटोगोनिया। ये भी डिप्लॉइड होगा और क्रोमोसोम इसमें 46 पाया जाएगा। अब दोनों जो स्पर्मेटोगोनिया है ये भी माइटोसिस करेगा आगे, इससे भी माइटोसिस करके 2 सेल बनेगा और इसमें भी माइटोसिस होने से फिर इससे भी 2 सेल बनेगा। कई बार माइटोसिस होता है, हम यहां 2 बार माइटोसिस करके 4 स्पर्मेटोगोनिया बना के दिखा रहे हैं। इसका भी नाम हो गया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया। और ये भी डिप्लॉइड है 2n, इसमें 46 क्रोमोसोम है। बहुत कुछ लिखना है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम बोले कि ये जो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें कई बार माइटोसिस विभाजन होता है। यहां भी माइटोसिस ही हुआ है, सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, यहां भी माइटोसिस ही हुआ है। पहली बार माइटोसिस हुआ 2 सेल बन गया, दोनों को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। फिर दोनों में माइटोसिस हुआ, फिर 4 सेल बन गया, ये भी कहला गया क्या स्पर्मेटोगोनिया। इस तरह से कई बार माइटोसिस होता है। अब उतना, अब बहुत ज्यादा हम नहीं बना के दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार माइटोसिस होगा। अब जैसे 4 में माइटोसिस होगा, 4 से 8 सेल बनेगा, फिर 8 में माइटोसिस होगा, 8 से 16 सेल बनेगा, फिर 32 बनेगा, 64 बनेगा। बहुत बार माइटोसिस होता है और ढेर सारा बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये जितना भी स्पर्मेटोगोनिया है सब आकार में बड़ा हो जाएगा, सब ग्रोथ करेगा, सब करेगा ग्रोथ, वृद्धि करेगा, वृद्धि, और वृद्धि कर लिया तो ये आकार में हो गया बड़ा। और जैसे ही आकार में बड़ा होता है तो ये कहला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी होता है डिप्लॉइड 2n, ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आकार में वृद्धि किया, ये भी बड़ा होगा, वो भी बड़ा होगा, सब बड़ा होगा, और जैसे बड़ा होगा तो वो कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट विभाजन, इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट विभाजन, मियोसिस फर्स्ट विभाजन। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट विभाजन होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजन करके बना लेता है 2 सेल, और ये दोनों सेल कहलाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों कहलाता है सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है हैप्लॉइड N, जिसमें क्रोमोसोम हो जाएगा 23। मनुष्य में 2N का मतलब 46 क्रोमोसोम और N का मतलब 23 क्रोमोसोम। N क्यों हो गया, हाफ क्रोमोसोम क्यों हो गया, क्योंकि हुआ है मियोसिस फर्स्ट। जब भी मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होगा, बनने वाले सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। 46 का आधा कितना हो गया, 23 हो गया। 2N से कितना हो गया, N हो गया। अब इस दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस सेकेंड, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो इसमें होगा मियोसिस सेकेंड विभाजन। तो इससे विभाजन करके बनेगा 2 सेल और इससे भी विभाजन होकर बनेगा 2 सेल, कुल 4 सेल हमको यहां दिखाई पड़ रहा है। और ये चारों सेल कहलाता है स्पर्मेटेड, ठीक है ना, ये चारों कहलाता है स्पर्मेटेड। और ये भी होता है हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम होगा 23। ये 4 क्या है, स्पर्मेटेड। चारों स्पर्मेटिड में परिवर्तन होगा। अब आगे चारों स्पर्मेटिड में होगा परिवर्तन। ये जो 4 स्पर्मेटिड है ना, इस चारों में होता है परिवर्तन। क्या परिवर्तन, तो इस पर ये जो चारों स्पर्मेटिड है, इसमें बन जाएगा एक पूंछ, ठीक है ना, और आगे में एक नुकीला रचना बनेगा। ये सभी स्पर्मेटिड में एक पूंछ बन जाएगा और हेड पर एक नुकीला रचना बन जाता है। एक पूंछ बनेगा, एक टेल बनेगा और हेड पर एक नुकीला रचना बनेगा। इसको हम बोलेंगे टेल, ठीक है ना, ये हो गया टेल। और ये जो नुकीला रचना है, ये कहलाता है एक्रोसोम। ये कहलाता है क्या, एक्रोसोम। अब ये 4 पीस जो हमको दिखाई पड़ रहा है नीचे, यही कहलाता है स्पर्म। यही क्या कहलाता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं इसको। ये होता है हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम हो जाएगा 23। और हमारा यहां स्पर्म बन के रेडी है। यही है स्पर्म बनने की प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को बांट दिया गया है 4 अवस्था में, और उस अवस्था का नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, उस अवस्था का हम यहां नाम भी लिख रहे हैं। देखना ठीक से, ये अवस्था क्या क्या है। जब टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार का जर्म सेल कई बार माइटोसिस करता है और बन जाता है ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया, बन जाता है ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया, तो हम इतना सा अवस्था को कहते हैं पहला अवस्था। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये कहला गया क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। देखिए ठीक से, हम बोले कि जब ये मेल जर्म सेल कई बार माइटोसिस करता है, ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, तो हम इस अवस्था को बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ा होता है, ग्रोथ किया, वृद्धि किया, छोटा से बड़ा हो गया। जैसे स्पर्मेटोगोनिया छोटा से बड़ा होता है, बस छोटा से बड़ा होने का प्रोसेस कहलाता है ग्रोथ फेज। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या कहला गया, ये कहला गया ग्रोथ फेज। दूसरा हो गया ये ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज हो गया। इसके बाद ये जैसे बड़ा होकर के वो क्या कहला गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस फर्स्ट भी हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और बन गया कितना, 4 स्पर्मेटिड। तो ये जो 4 स्पर्मेटिड बना, यहां से कैसे घेर दें इसको, हाँ यहां से घेरते हैं, यहां से लेकर ये जो 4 स्पर्मेटिड बना है ना, हाँ यहां तक का अवस्था कहला गया तीसरा नंबर मैच्योरेशन फेज। ठीक है ना, मैच्योरेशन फेज कहला गया ये, ठीक है। और जब ये चारों स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही कहलाता है चौथा अवस्था स्पर्मियोजेनेसिस फेज। स्पर्मियोजेनेसिस फेज। बहुत छोटा छोटा हमको लिखना पड़ रहा है, हाँ अब पता नहीं साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ये लास्ट का अवस्था कहला गया स्पर्मियोजेनेसिस फेज, और स्पर्म बनकर के रेडी है।
तो पहला अवस्था क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि मेल जर्म सेल में कई बार माइटोसिस होगा और ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। दूसरा है ग्रोथ फेज, जिसमें ये स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तीसरा है मैच्योरेशन फेज, जिसमें इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा तो 4 स्पर्मेटिड बनेगा। और लास्ट है स्पर्मियोजेनेसिस फेज, जिसमें चारों स्पर्मेटिड में टेल और एक्रोसोम बन जाता है और ये चारों स्पर्मेटिड 4 स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया पूरी होती है। इस स्ट्रक्चर को ठीक से देख लीजिए। स्पर्म बनने का यही प्रोसेस है, ठीक है ना, स्पर्म बनने का यही प्रोसेस है। इस तरह से स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्पर्म बनने का प्रक्रिया समझ में आ रहा है? तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है लड़कों में प्यूबर्टी स्टेज में, जीवन भर स्पर्म बनते रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया हो गया कंप्लीट। ठीक है, आगे यहां पर एनसीईआरटी का कुछ इमेज है। इधर तो oogenesis प्रक्रिया के बारे में दिया है, यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये है स्पर्म बनने का प्रक्रिया। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये प्यूबर्टी के टाइम में ये क्या है, यही है स्पर्मेटोगोनिया। इसमें कई बार माइटोसिस होगा तो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ यहां तो बन गया क्या, ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, जैसे मियोसिस सेकेंड हुआ तो बन गया 4 स्पर्मेटिड और यही 4 स्पर्मेटिड में हो गया परिवर्तन, टेल और एक्रोसोम बन गया तो यही बन गया स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्म बनने का ये जो प्रोसेस है, एनसीईआरटी का ये इमेज हम देख रहे हैं। इसके बाद ये भी एक एनसीईआरटी का ही इमेज है। इसमें यहां पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार का ये है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, ये सब मेल जर्म से लिया स्पर्मेटोगोनिया है। यही विभाजन करके जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर स्पर्मेटिड बनाया, फिर जाकर के स्पर्म बन गया। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही हम लोग इमेज देख रहे हैं। अब आगे पढ़ने के लिए है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म को बनाने के लिए कौन कौन सा हार्मोन काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। यानी हम लोग समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का हार्मोन द्वारा नियंत्रण किस प्रकार होता है। ठीक है ना। सबसे पहले कुछ कुछ ग्लैंड को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। फिर एक डायग्राम बना करके हार्मोनल कंट्रोल का पूरा डायग्राम बना करके समझा देंगे। देखिए, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस नाम का एक अंग होता है। तो ये है हाइपोथैलेमस और इसी के नीचे ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पिंड होता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पिंड होगा। ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। और उसी के जस्ट नीचे 2 पिंड वाला ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि का ये आगे का पिंड थोड़ा बड़ा होता है, पीछे का पिंड थोड़ा छोटा होता है। आगे के पिंड को कहते हैं एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, और पीछे को बोलते हैं पोस्टेरियर लोब। और दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों मिलकर कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन निकलता है, पोस्टेरियर लोब से अलग हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन निकलता है। और बॉडी के निचले हिस्से में क्या है, टेस्टिस है, ठीक है ना, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक फिगर उसका भी बनाना पड़ेगा, यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो छोटा छोटा सेल होता है, बीच बीच में लंबा लंबा सेल भी होगा,
और कुछ छोटा छोटा भी सेल होगा, इस तरह का होता है ना सेल। छोटा वाला सेल कहलाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और बड़ा वाला सेल कहलाता है सर्टोली सेल। और इसके दीवार के ठीक बाहर, इसकी दीवार के ठीक बाहर क्या होता है, इसकी दीवार के ठीक बाहर होता है लीडिंग सेल। ये सब सेल क्या है, ये है लीडिंग सेल। तो सेल का नाम लिखते हैं, ये बाहर में हो गया लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स, ठीक है ना, लीडिंग सेल्स। और ये जो छोटा वाला सेल है, ये सब सेल ये कहलाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, है ना, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और लंबा वाला सेल क्या कहलाएगा, ये जो लंबा वाला सेल है ये कहलाएगा सर्टोली सेल, ये कहलाता है सर्टोली सेल, ठीक है ना। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फिगर है, सेमिनिटियस, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये टीएस है। होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है यहां। सबसे पहले स्पर्म जब बनेगा तो उसमें कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है। स्पर्म को बनाने के लिए बहुत सारा हार्मोन काम करता है, तब जाकर के स्पर्म बन पाता है। सबसे पहले जैसे प्यूबर्टी स्टेज आएगा, यानी कि लड़के का उम्र हो जाएगा 13 से 16 वर्ष के बीच का उम्र, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा और आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर, यहां पर जाके काम करेगा। उस हार्मोन का नाम है GnRH, पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी अगले पेज पर लिख देंगे, पूरा नाम भी लिख देंगे। सबसे पहले ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से से एक हार्मोन निकलेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले पिंड यानी कि एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उद्दीपित करना, प्रेरित करना, उसको जाकर के एक्टिव करना, उसको जाके बोलना कि तुम अपना हार्मोन बनाओ, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस से निकला GnRH नाम का हार्मोन, और वो हार्मोन आया पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास और उसको जाके स्टिमुलेट करेगा, उसको जाके बोलेगा कि तुम जो है दो हार्मोन बनाओ। कौन कौन, एक FSH और एक LH, FSH और LH। तो ये जो एंटीरियर लोब है ना, ये दो हार्मोन बनाएगा, ये जो है कितना हार्मोन बनाएगा, दो हार्मोन बनाएगा। कौन कौन, तो एक होता है FSH, एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH, एक होता है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो पीयूष ग्रंथि का इंटीरियर लोब है, फिर वो दो हार्मोन बनाएगा, एक बनाएगा FSH और एक होगा LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होगा LH हार्मोन। ये जो LH हार्मोन है ये ब्लड के माध्यम से चला जाता है टेस्टिस में और लीडिंग सेल पर जाकर के उसको जाकर के स्टिमुलेट करेगा। ये LH हार्मोन लीडिंग सेल के पास जाएगा और FSH हार्मोन सर्टोली सेल के पास जाएगा। जब LH हार्मोन लीडिंग सेल के पास जाता है तो लीडिंग सेल को जाकर के कहता है कि तुम उसको जाके स्टिमुलेट करेगा, किस काम के लिए, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए। तो लीडिंग सेल अपना हार्मोन बना दिया, कौन सा, एंड्रोजन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। ये जो लीडिंग सेल है ना, ये क्या बनाया, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। अब ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये काम करेगा जाकर के किस पर, स्पर्मेटोगोनिया पर। किधर से तीर मार दें, ऐसे मार देते हैं तीर। ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है ये जाके काम करता है किस पर, स्पर्मेटोगोनिया पर, और स्पर्मेटोगोनिया से बना देगा क्या, स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया को से क्या बनवा देगा, स्पर्म बनाएगा। लेकिन जो नया नया स्पर्म बनता है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसको फूड की आवश्यकता होती है, और वो भोजन कहां से प्राप्त होगा, सर्टोली सेल से। तो सर्टोली सेल अपने मन से भोजन नहीं बनाता है,
ये जो एफएसएच हार्मोन है, ये एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल को जाकर के स्टिमुलेट करेगा, उसको प्रेरित करेगा, क्या चीज के लिए? भोजन बनाने के लिए। तब जाकर के सर्टोली सेल एक प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। पूरा नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, एबीपी बनाया। और इसी एबीपी, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, यही है स्पर्म का भोजन। और ये इस तरह से जो है ना स्पर्म को क्या करेगा? भोजन प्रदान करेगा। तब जाकर के स्पर्म का निर्माण पूरा होगा और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, है ना, इसी को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में हार्मोन बहुत काम करता है। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ब्रेन के, हम थोड़ा इस तरफ ही रहते हैं, सबसे पहले ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उससे निकलता है एक हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले पिंड यानी एंटीरियर लोब को जाकर के स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर लोब से दो हार्मोन बनवा देगा। एंटीरियर लोब दो हार्मोन बना दिया, FSH और LH। LH हार्मोन चला जाता है लिडिक सेल के पास और लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए। तो ये अपना हार्मोन बना दिया। और ये जो FSH हार्मोन है, ये सर्टोली सेल पर जाकर के काम करता है और सर्टोली सेल के माध्यम से ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन का निर्माण करवा देगा, ABP का निर्माण करवा देगा। ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये काम करता है जाकर के स्पर्मेटोगोनिया पर और स्पर्मेटोगोनिया से बना देगा क्या? स्पर्म। नए बने स्पर्म को भोजन की आवश्यकता होती है। सर्टोली सेल भोजन बना दिया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और यही भोजन कौन खाता है? स्पर्म। और स्पर्म हो जाता है विकसित, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के बारे में अभी हम लोग जो कुछ देर पहले जाने, 4 अवस्था था ना, तो शुरुआती 3 अवस्था को संपन्न करता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। शुरुआती 3 अवस्था कौन कौन? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। 3 अवस्था को संपन्न करता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लास्ट का जो चौथा अवस्था है स्पर्मियोजेनेसिस फेज, उस अवस्था को संपन्न करता है कौन? वो उस अवस्था को संपन्न करेगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अभी इसी को हम एक अलग रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना, इसी को एक अलग तरीके से लिखते हैं, इसी को एक अलग तरीके से लिखते हैं। तो बोले कि सबसे पहले ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, वहां से निकलता है हार्मोन। लिखते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हाइपोथैलेमस से निकलेगा एक हार्मोन GnRH, पूरा नाम लिख देते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे लिखते हैं GnRH। फुल फॉर्म है इसका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, ये निकला। और ये GnRH कहां जाता है? ये जाता है पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले पिंड पर गया। और वो अगला पिंड कितना हार्मोन बना दिया? 2 हार्मोन। ये बना दिया कितना हार्मोन? 2 हार्मोन। कौन कौन? एक बना दिया FSH और एक बना दिया LH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिख देते हैं। और LH का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये LH किस पर काम करेगा? ये लिडिक सेल पर काम करता है। किस पर काम किया? ये लिडिक सेल पर काम किया और लिडिक सेल बना दिया क्या? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये FSH कहां काम करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल पर, सर्टोली
सेल पर काम करेगा और सर्टोली सेल बना देगा एबीपी, यानी कि क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, ये किस पर काम करेगा? ये काम करता है स्पर्मेटोगोनिया पर, और उससे बना देगा स्पर्म, और उस स्पर्म को भोजन प्रदान करेगा कौन? एबीपी। यानी कि एंड्रोजन और एबीपी दोनों मिलकर संपन्न करता है किस प्रक्रिया को? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को संपन्न करेगा एक कौन? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा क्या हो गया? एबीपी, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? हम बोले ब्रेन के हाइपोथैलेमस से निकल जाएगा पहले जीएनआरएच नाम का हार्मोन। ठीक है, वो जस्ट बगल में जो पीयूष ग्रंथि का अगला पिंड है, एंटीरियर लोब है, उस पर जाके काम करेगा, और पीयूष ग्रंथि के अगले पिंड से दो हार्मोन बनवा देगा, एफएसएच और एलएच। एलएच कहां जाएगा? लीडिंग सेल पर, और लीडिंग सेल के माध्यम से बनवा देगा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और एफएसएच कहां जाएगा? सर्टोली सेल पर, और उसके माध्यम से बनवा देगा एक प्रोटीन जिसका नाम है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एबीपी दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को संपन्न करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का 4 अवस्था होता है, तो शुरुआती 3 अवस्था को संपन्न करेगा एंड्रोजन, और लास्ट का जो चौथा अवस्था है वो संपन्न करता है कौन? एबीपी। आ रहा है समझ में? देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे समझ में? आगे एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है। एक स्पर्म किस तरह का होता है? जैसे कि मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। पता है स्पर्म जो होता है ना, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका एक स्पर्म है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है, माइक्रोस्कोपिक होगा, मतलब माइक्रोस्कोप में ही ये दिखाई पड़ेगा। खुली आंखों से तो दिखेगा नहीं, नग्न आंख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ठीक है ना? और ये एक मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट नर युग्मक को प्रदर्शित करता है। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है ये। स्पर्म का होता है 4 भाग। स्पर्म का होता है 4 भाग। ठीक है ना? स्पर्म का होता है 4 भाग। तो सबसे पहले ये हो जाता है हेड, फिर हो जाता है ये नेक, फिर हो जाता है मिडिल पीस, और फिर लास्ट का हो जाता है ये पूरा का पूरा टेल। एक हो गया हेड, एक हो गया नेक, एक होता है मिडिल पीस, और एक होता है टेल। ठीक है ना? ये क्या हो गया? टेल। स्पर्म का होता है 4 भाग। अगर माइक्रोस्कोप में स्पर्म को हम देखें, हमको 4 पार्ट दिखेगा। हेड, ये हो गया हेड, ये संकरा सा भाग हो गया नेक, फिर ये हो गया मिडिल पीस, और ये हो गया टेल, पूंछ हो गया। स्पर्म चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। स्पर्म चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ये हो गया इसका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा है। कोई भी सेल है तो चारों तरफ से झिल्ली से घिरा रहता है ना, वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म का जो हेड है, ये हो गया हेड। हेड में हमको एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने मिलता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है ना? ये हो गया न्यूक्लियस। थोड़ा सा इसको ऊपर करके ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है ना? और यहां पर जो है थोड़ा हमको कलर चेंज करना पड़ेगा। यहां पर जो है हेड के शीर्ष भाग पर गोल्जी बॉडी अपना रूप बदलकर एक नुकीला रचना बनाता है। तो उस नुकीले रचना को हम कहते हैं एक्रोसोम। ये जो नुकीला रचना दिखाई पड़ रहा है ना, ये है एक्रोसोम। और एक्रोसोम किसका रूपांतरण है? ये गोल्जी बॉडी के रूपांतरण से बनता है। तो यहां लिखेंगे ये क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है। मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी के रूपांतरण से बनता है क्या? एक्रोसोम। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। और यहां पर जो है हमको 2 सेंट्रियोल दिखाई पड़ रहा है। ये वाला सेंट्रियोल कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है ना? और ये कहलाता है डिस्टल
सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। एक खास बात बताऊं, जब स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है, जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है ना, तो ओवम के बाहर दो कवर पाया जाता है। ओवम के बाहर दो कवर होता है। सबसे बाहर का सेलुलर लेयर कहलाता है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर का ए सेलुलर लेयर कहलाता है जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म को ओवम का वो दोनों कवर तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करेगा। तो जब स्पर्म ओवम में प्रवेश करने लगता है, तो ये जो एक्रोसोम है ना, यहां से हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम निकलता है। हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम निकलेगा। उस एंजाइम की सहायता से ये स्पर्म ओवम के बाहर के दोनों कवर को तोड़ देता है, तब जाकर के स्पर्म कहां प्रवेश करेगा? ओवम में प्रवेश करेगा। लेकिन पूरा का पूरा ये स्पर्म ओवम में प्रवेश नहीं करता है। स्पर्म का दो ही चीज है जो कि ओवम के अंदर प्रवेश करने में सफल, मतलब ओवम के अंदर प्रवेश करता है। वह क्या क्या चीज है? तो एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जब स्पर्म ओवम में प्रवेश करने लगता है ना, तो उसका आगे का पार्ट टूट जाता है। आगे का पार्ट जैसे टूटेगा तो ये न्यूक्लियस निकल के चला जाएगा ओवम के अंदर, और उसके जस्ट पीछे में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ना, वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी चला जाता है ओवम के अंदर। तो स्पर्म का दो ही चीज ओवम में जाएगा, एक न्यूक्लियस जिसमें कितना क्रोमोसोम होगा, इस न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम होगा लिख देते हैं। इस न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें होगा ये जो है ना हैप्लॉइड होगा, इसमें होगा 23 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम होगा? 23 क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जाता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये दोनों ओवम के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। आगे हो जाता है क्या? मिडिल पीस। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, इससे एक धागा जैसा स्ट्रक्चर निकला है और ये निकल करके पूरा मिडिल पीस से होते हुए टेल की पूरी लंबाई में फैल गया। इस धागे के समान स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो ये जो है ना, ये क्या है? ये है एक्सियल फिलामेंट। कहां लिखें? ये है एक्सियल फिलामेंट, ये है एक्सियल फिलामेंट। ये क्या है? एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो मिडिल पीस है, ये जो स्पर्म का मिडिल पीस है, यही हो गया ना मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर स्प्रिंग के समान घुमा रहता है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो घुमा घुमा सा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहा है ना, यही है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में एनर्जी होता है। स्पर्म को चूंकि तैरना होता है, ये है इसका टेल, ये हो गया टेल, पूंछ हो गया। स्पर्म को तैरना होता है, तो जैसे फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचेगा ना, तो फीमेल का जो जहां स्पर्म पहुंचता है वो होता है वजीना। अब वजीना से स्पर्म को तैरते हुए जाना है, सर्विकल कैनाल को पार करेगा, फिर यूटेरिन कैविटी को पार करेगा, फिर फेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा। तो स्पर्म को तैरने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से मिलता है? वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम स्पर्म के एक पूरा स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। स्पर्म का 4 भाग होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड सबसे आगे का भाग होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, और हेड के सबसे शीर्ष भाग पर गोल्जी बॉडी अपना रूप बदलकर एक न्यूक्लियस रचना बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और नेक में 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। आगे वाले को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीछे वाले को डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलेगा, जो मिडिल पीस से होते हुए टेल की पूरी लंबाई में फैला हुआ रहता है। अगला हो जाता है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस का मतलब होता है बीच वाला भाग। तो मिडिल पीस में क्या होगा? मिडिल पीस में रहता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी देता है। और लास्ट का क्या है पार्ट? टेल, जो स्पर्म को तैरने में हेल्प करता है। मतलब इसी टेल को ऐसे ऐसे हिलाएगा और स्पर्म आगे को बढ़ सकता है, ठीक है। ये हम एक एनसीईआरटी का स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें हमको हेड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ नेक हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमको टेल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हेड के सबसे शीर्ष भाग पर हमको यहाँ पर एक्रोसोम दिखाई पड़ रहा है। ये न्यूक्लियस है जिसमें कि क्रोमोसोम होगा। ये मिडिल पीस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहा है। क्या लिखा है? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। स्पर्म को तैरना होगा तो उसके लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
यहां पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक, एक्रोसोम किसका रूपांतरण होता है? गोल्जी बॉडी का रूपांतरण होता है। स्पर्म के मध्य भाग में मिडिल पीस में कौन सा सेल ऑर्गेनेल, कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो यहां आज का ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लोग अगले लेक्चर में हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बनावट को समझेंगे, फिर ओवम बनने की प्रक्रिया जानेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझेंगे। हाँ, फिर जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को समझेंगे, बच्चे का जन्म किस तरह से होता है, जुड़वा बच्चा किस तरह से होता है, लैक्टेशन, दूध माँ के शरीर में जो है ना, माँ के स्तन में मेमोरी ग्लैंड में दूध का निर्माण किस तरह से होता है। तो बहुत कुछ चैप्टर टॉपिक है पढ़ने के लिए, जो कि आगे के कुछ लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।